प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। बौद्ध और जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साहित्य परंपराएं भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गहराई से समझने में मदद करती है। उनके ग्रंथ न केवल धार्मिक विचारधाराओं को बल्कि उनके युग की दशाओं को भी प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसका अर्थ है 3 टोकरे। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। एक विनय पिटक, यह खंड मठवासी नियम और आचार संहिता का वर्णन करता है। यह मठवासियों के दैनिक जीवन, सामाजिक मुद्दों और उस समय के कानूनी प्रथाओं की जानकारी देता है। इसका अध्ययन करके मठवासी संस्कृति के विकास और समाज पर उसके प्रभावों को समझा जा सकता है। 2 सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश सम्मिलित है। ये न केवल बौद्ध शिक्षाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति की भी जानकारी देते हैं। इनमें उन समय के स्थानों, राजाओं, समुदायों और सामाजिक मानदंडों का वर्णन मिलता है। 3 अभिधम्म पिटक, यह खंड बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक अन्वेषण है। यह विशेष रूप से बौद्ध विद्वानों के विचारों के विकास को समझने में सहायक है। जैन साहित्य जैन ग्रंथ विभिन्न श्रेणियों में बंटे हैं, जिनमें आगम धर्मशास्त्र का हिस्सा है। ये महावीर की शिक्षाओं की सजीवता का वर्णन करते हैं। एक आगम साहित्य, यह आचारांग सूत्र एवं सूत्र कृतांग सूत्र जैसे ग्रंथों को शामिल करता है, जो जैन जीवन शैली की जानकारी देते हैं। ये उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। 2 अवैदिक साहित्य, कल्पसूत्र जैसे कार्य तीर्थंकरों के जीवन का विवरण देते हैं और धार्मिक विचारों और परंपराओं की समझ को विस्तार देते हैं। समीक्षात्मक विश्लेषण बौद्ध और जैन साहित्य का विश्लेषण एक विविध सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, जो समय और जगह के अनुसार भिन्न होती है। दोनों साहित्यिक परंपराएं ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रतिक्रिया स्वरूप उभरती है और त्याग व आत्मिक मुक्ति पर आधारित वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके विवरणों में शहरी वातावरण और व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख मिलता है, जो उस समय के आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क को दर्शाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध और जैन साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रह जाते, बल्कि प्राचीन जीवन के विविध आयामों को पकड़ने वाले दस्तावेज बन जाते हैं। इनकी विचारधारात्मक पक्षपातों को समझने के बावजूद ये माध्यमिक स्रोतों के साथ मिलाकर इतिहास के पुनर्निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक थी, जो सिंधु घाटी में फली फूली। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। इसके पतन के कारणों को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कोई भी एकल सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसके पतन के पीछे पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारकों का मिश्रण माना जाता है। एक पतन के विभिन्न सिद्धांत। आर्य आक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत को मोर्टिमर व्हीलर ने प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि इंडो-आर्यों ने हड़प्पा शहरों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। ऋग्वेद में दास जाति के साथ युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसे कुछ विद्वान हड़प्पा वासियों से जोड़ते हैं। लेकिन हालिया शोधों में इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा स्थलों पर किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के प्रमाण नहीं मिले हैं। 2. जलवायु परिवर्तन और सूखा। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून वर्षा में गिरावट आई, जिससे लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी। सरस्वती नदी के सूखने और सिंधु नदी में जल प्रवाह कम होने से कृषि अस्थिर हो गई और लोग पलायन करने लगे। इस सिद्धांत का समर्थन जलवायु अनुसंधानों और तलछट विश्लेषण द्वारा किया जाता है। 3. नदियों का प्रवाह परिवर्तन और बाढ़। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंपीय हलचलों के कारण सरस्वती और सिंधु नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे जल संकट या बाढ़ की स्थिति बनी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बार बार बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, जिससे जीवन मुश्किल हो गया होगा।
लेकिन केवल बार के कारण पूरे सभ्यता का पतन नहीं हो सकता। 4. व्यापार और आर्थिक पतन। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक ढांचा मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ व्यापार पर निर्भर था। 1900 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में मेलुहा, हड़प्पा के साथ व्यापार घटने के संकेत मिलते हैं। व्यापार बाधित होने से शहरी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और नगरों का पतन होने लगा। सामाजिक और आंतरिक विघटन। कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक अस्थिरता, वर्ग संघर्ष या संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण पतन हुआ। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी ने नगरों पर दबाव डाला होगा। संभवतः केंद्रीकृत प्रशासन की अनुपस्थिति ने संकट को और बढ़ा दिया। 6. महामारी और रोग। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किसी बड़े रोग या महामारी के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आई होगी, लेकिन अभी तक इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। 2. इन सिद्धांतों की आलोचना। कोई भी एकल सिद्धांत पतन की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। यह संभवतः कई कारकों का परिणाम था। आर्य आक्रमण सिद्धांत को पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक पतन के सिद्धांत अधिक स्वीकार्य हैं, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं करते कि कुछ हड़प्पा बस्तियां दूसरों की तुलना में अधिक समय तक क्यों जीवित रहीं। 3. निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता का पतन एक रेहे से बना हुआ है, जिसमें कई कारक आपस में जुड़े हुए हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक विघटन ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि अचानक हुई घटना। निरंतर पुरातात्विक खोजें इस प्राचीन सभ्यता के पतन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अवधि में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित हो गई, जबकि पशुपालन की भूमिका कम होने लगी। लोहे के औजारों के उपयोग और व्यापार में वृद्धि ने इस काल की आर्थिक गतिविधियों को नया स्वरूप दिया। 2. उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। आय, कृषि का विस्तार। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लोहे के हल और औजारों से कृषि उत्पादकता बढ़ी। गेहूं, जौ, चावल और दालों की खेती की जाने लगी। 2. पशुपालन का महत्व। गाय, घोड़े, हाथी, बकरी और भेड़ का पालन किया जाता था। यद्यपि गायों की महत्ता बनी रही, लेकिन कृषि के आगे पशुपालन का महत्व कम हो गया। 3. व्यापार और वाणिज्य का विकास। व्यापार का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादों की अधिशेषता ने इसे बढ़ावा दिया। वस्तु विनिमय, बार्टर, प्रचलित था, लेकिन निष्क, निष्का और सुवर्ण जैसी धातु मुद्राएं प्रचलन में आईं। व्यापारिक संघों, श्रेणियों का विकास हुआ। 4. शिल्प और उद्योग का विकास। बुनाई, कुम्हारगिरी, बढ़ीगिरी, धातु कार्य और आभूषण निर्माण जैसी कारीगरी फली फूली। लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि और युद्ध में सुधार हुआ। संपत्ति और सामाजिक वर्गीकरण। भूमि और पशुओं के निजी स्वामित्व की प्रथा शुरू हुई। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई, जिससे पेशों का विभाजन स्पष्ट हुआ। 6. कर और राजस्व प्रणाली। राजा को जनता से कर, बलि और उपहार प्राप्त होते थे, जिनका उपयोग प्रशासन और युद्ध के लिए किया जाता था। 3. निष्कर्ष। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में एक घुमंतु पशुपालक समाज से स्थायी कृषि प्रधान समाज की ओर बदलाव हुआ। व्यापार, शिल्प और लोहे के उपयोग ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परिवर्तन आगे चलकर प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के आधार बने। भारतीय इतिहास पर प्रमुख भौगोलिक प्रभाव। भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। हिमालय पर्वत ने उत्तर से आक्रमणों को रोकने का कार्य किया, हालांकि खैबर और बोलन दर्रों से आर्य, कुषाण और अन्य समूह भारत में प्रवेश कर सके। सिंधु और गंगा नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त थीं, जिससे हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं का विकास हुआ। दक्कन का पठार खनिज संपदाओं से भरपूर था और इसने विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों को जन्म दिया। पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत समुद्री व्यापार में सहायक रहे,
जिससे भारत का दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। भारत की लंबी समुद्री तटरेखा ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे लोथल और कावेरीपट्टिनम जैसे बंदरगाह समृद्ध हुए। मानसून जलवायु कृषि और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती थी, जिससे समाज की जीवन शैली और बसावट प्रभावित हुई। कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक विशेषताओं ने इसके सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को निर्धारित किया। कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति। कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति 3000 से 1500 ईसा पूर्व कृषि, पशुपालन और कुम्हार कला के विकास से जुड़ी थी। प्रमुख स्थलों में बुर्जहोम और गुफकरल शामिल हैं, जहां गड्ढा निवास, पिट ड्वेलिंग्स, पत्थर के औजार और हाथ से बनी मिट्टी की हांडियां मिली है। यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और भेड़ बकरियां पालते थे। कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति की विशेषता अस्थि औजारों, बोन टूल्स का उपयोग था, जो अन्य नवपाषाण संस्कृतियों में कम देखने को मिलता है। यहाँ के दफनाने के तरीके भी अनूठे थे, जहाँ मानव कंकालों के साथ पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था, जो जीवन के बाद मृत्यु में विश्वास को दर्शाता है। कश्मीर घाटी की यह संस्कृति मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपर्क बिंदु थी। आर्यों का आक्रमण, मिथक या वास्तविकता। आर्य आक्रमण सिद्धांत AIT को पश्चिमी विद्वानों जैसे मैक्स मूलर ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। हालांकि हाल के पुरातात्विक और आनुवंशिक अध्ययनों ने इस सिद्धांत को खारिज किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में किसी बड़े युद्ध या विनाश के प्रमाण नहीं मिले हैं। कई विद्वान अब आर्य प्रवासन सिद्धांत, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, को स्वीकार करते हैं, जिसमें आर्यों का धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में समावेश हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता और ऋग्वेद में वर्णित स्थलों के बीच समानताएं इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय संस्कृति का विकास यहीं हुआ था। आनुवंशिक अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी का विकास एक मिश्रित प्रक्रिया थी, न कि किसी एक आक्रमण का परिणाम। इसलिए अधिकांश आधुनिक विद्वान आर्य आक्रमण सिद्धांत को एक मिथक मानते हैं। दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में लौह युग 1000-300 ईसा पूर्व कृषि, युद्ध और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इस काल की मेगालिथिक संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर, को बड़े पत्थर स्मारकों, मृतकों के लिए से पहचाना जाता है। प्रमुख स्थलों में अडिचनलूर, हल्लूर और मस्की शामिल हैं, जहां लोहे के औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोहे के औजारों के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे खाद्य अधिशेष हुआ और नगरों का विकास हुआ। इस काल के दौरान संगम युग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी का उदय हुआ, जिसमें चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। इस अवधि में दक्षिण भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से बढ़ा, जो इसकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। लौह युग ने दक्षिण भारत में राज्य निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। 6ठी से 4ठी शताब्दी BC की अवधि के समाज में हम किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा। इसे द्वितीय नगरीकरण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय नगरों का पुनः विकास हुआ। महाजनपदों, आर्थिक विस्तार और जैन तथा बौद्ध धर्म के प्रभाव ने समाज को नया स्वरूप दिया। 2. सामाजिक परिवर्तन। आदिवासी समाज का अंत। पहले समाज कबीलाई समूहों पर आधारित था, लेकिन इस समय राज्य आधारित समाज उभरने लगे। वर्ण और जाति व्यवस्था का विस्तार। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। नई जातियां, जतिस, उभरने लगीं, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ा। नगरीकरण और नए व्यवसाय। राजगृह, वाराणसी और उज्जैन जैसे नगरों का विकास हुआ। व्यापारी, कारीगर और साहूकार शक्तिशाली बने। 3. आर्थिक परिवर्तन। कृषि का विस्तार।
लोहे के हल और उपकरणों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। चावल, गेहूं, जौ और दलहन की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। व्यापार और वाणिज्य का विकास। आंतरिक और बाहरी व्यापार फला फूला। छपी हुई मुद्राएं, पंचमार्क्ड कॉइन्स, व्यापार के लिए प्रचलन में आईं। व्यापार मार्गों ने भारत को मध्य एशिया, मेसोपोटामिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा। श्रेणियां, गिल्ड सिस्टम। व्यापारियों और कारीगरों ने श्रेणियों का निर्माण किया, जो व्यापार और उद्योगों को नियंत्रित करती थीं। 4 धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तन। जैन और बौद्ध धर्म का उदय। जैन और बौद्ध धर्म ने हिंसारहित जीवन, सत्य, कर्म और साधारण जीवन पर जोर दिया। जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया और समानता को बढ़ावा दिया। वैदिक यज्ञों का पतन। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले महंगे यज्ञों की लोकप्रियता घटी। उपनिषदों ने आत्मज्ञान और वैराग्य को महत्व दिया। 5 राजनीतिक परिवर्तन। महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का विकास हुआ, जिनमें मगध, कौशल और अवंती प्रमुख थे। राजतंत्र और गणराज्य। अधिकांश महाजनपद राजतंत्र थे, लेकिन वज्जी और मल गणराज्य थे, जहां सभा और समिति के माध्यम से शासन किया जाता था। मगध का प्रभुत्व। बिंबिसार और अजातशत्रु के अधीन मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। 6 लिंग और परिवार संबंधी परिवर्तन। पितृसत्तात्मक समाज। महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। विधवा विवाह को ब्राह्मण समाज में हतोत्साहित किया जाने लगा। बौद्ध और जैन धर्म में महिलाओं की भागीदारी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी गई। 7 निष्कर्ष। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में व्यापक परिवर्तन हुए। नगरीकरण, व्यापारिक समृद्धि और धार्मिक सुधारों ने सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया। जैन और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी, जबकि महाजनपदों ने भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी। यह काल भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मौर्यों के पतन अधीन राजस्व प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व अपनी केंद्रीकृत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। राजस्व प्रशासन राज्य की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों से हमें मौर्यकालीन कर प्रणाली और राजस्व नीतियों की जानकारी मिलती है। 1 राजस्व के स्रोत। आय, भूमि कर, भूमि कर। राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि कर था, जो कृषि उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग होता था। सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषकों से कर वसूला जाता था। 2 व्यापार एवं वाणिज्य कर। बाजारों, व्यापारिक संघों, श्रेणियों और व्यापार मार्गों पर कर लगाए जाते थे। राज्य आयात निर्यात पर सीमा शुल्क लगाकर राजस्व एकत्र करता था। 3 सिंचाई कर। सरकारी नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों को जल कर देना पड़ता था। 4 वन और खनिज कर। लकड़ी, हाथी, औषधीय पौधों और खनिजों पर कर लगाया जाता था। खनन और धातु निष्कर्षण से राज्य को बड़ा राजस्व प्राप्त होता था। व्यवसाय और पेशेवर कर। कारीगरों, व्यापारियों और अन्य व्यवसायों पर उनकी आय के अनुसार कर लगाया जाता था। 2 राजस्व प्रशासन की संरचना। समाहर्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी राज्य का मुख्य कर संग्रह करता, जो पूरे साम्राज्य में राजस्व नीति का संचालन करता था। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष राज्य की वित्तीय व्यवस्था और खजाने का प्रमुख अधिकारी। कृषि अधिकारी, भूमि सर्वेक्षक भूमि की उत्पादकता का मूल्यांकन करते थे और कर निर्धारण में सहायता करते थे। प्रादेष्ट, स्थानीय अधिकारी और राजुक, न्याय व प्रशासन अधिकारी कर संग्रह और प्रशासन के स्थानीय स्तर पर प्रमुख अधिकारी। दंडपाल, कर संग्रहकर्ता कर चोरी रोकने और कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। 3 मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन की विशेषताएं। केंद्रीकृत कर प्रणाली। राज्य स्तर पर कर संग्रहण एक संगठित तंत्र के अंतर्गत होता था। कड़ी निगरानी, कर संग्रह में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों पर नजर रखी जाती थी। लोक कल्याणकारी कर प्रणाली, कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क, सिंचाई और जनसेवा के लिए किया जाता था। व्यापार को बढ़ावा, राज्य की कर नीतियां व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाती थीं।
निष्कर्ष। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित और प्रभावी था, जिसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। इस संगठित कर व्यवस्था से सेना, शासन और जनकल्याण परियोजनाएं संचालित की गईं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मार्गदर्शन में यह प्रणाली प्राचीन भारत की सबसे विकसित कर व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। प्राचीन तमिलाहम में 3 विभिन्न प्रकार के मुखिया तंत्रों पर एक निबंध लिखिए। प्राचीन तमिलहम, आधुनिक तमिलनाडु और केरल का हिस्सा, संगम युग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी के दौरान मुखिया तंत्र, चीफडम्स पर आधारित शासन प्रणाली वाला क्षेत्र था। यह कोई केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई छोटे बड़े मुखिया तंत्रों में विभाजित था। इस काल में चोल, चेर और पांड्य 3 प्रमुख मुखिया तंत्र थे। इनके अलावा वेलिर नामक छोटे मुखिया भी थे, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1. चोल मुखिया तंत्र। चोलों का शासन कावेरी नदी घाटी में था, जो अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। इनकी राजधानी पहले उरियूर और बाद में पुहार, कावेरीपट्टिनम, बनी, जो एक प्रमुख बंदरगाह था। चोलों की समुद्री शक्ति और व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। इन्होंने तमिल साहित्य और कविता को बढ़ावा दिया, जिसका प्रमाण पट्टिनपलाई जैसे ग्रंथों में मिलता है। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था, जो उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। 2. चेर मुखिया तंत्र। चेरों का शासन पश्चिमी समुद्री तट, आधुनिक केरल और पश्चिमी तमिलनाडु में था। इनकी राजधानी वंची, करूर थी, और इनका व्यापार रोम साम्राज्य तथा अरब देशों तक फैला था। चेर मसाले, काली मिर्च और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने साहित्य को संरक्षण दिया, जिसकी झलक पथिरुपपथु नामक ग्रंथ में मिलती है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था, जो उनके योद्धा स्वभाव को दर्शाता था। 3. पांड्य मुखिया तंत्र। पांड्यों का शासन दक्षिणी तमिलहम में था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। इन्होंने संगम सभाओं का आयोजन किया, जहां तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। पांड्य मोती, पर्ल के व्यापार में अग्रणी थे और मदुरै को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। इनका चोल और चेर से संघर्ष होता था, लेकिन समय समय पर गठबंधन भी बनते थे। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था, जो उनकी समुद्री शक्ति को दर्शाता था। 4. वेलिर मुखिया तंत्रों की भूमिका। इन 3 प्रमुख मुखिया तंत्रों के अलावा वेलिर मुखिया भी थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे। ये बड़े मुखिया तंत्रों के सहयोगी या विरोधी के रूप में कार्य करते थे, और तमिल राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। निष्कर्ष। चोल, चेर और पांड्य मुखिया तंत्रों ने तमिल सभ्यता, व्यापार, साहित्य और प्रशासन को समृद्ध किया। संगम युग का यह मुखिया तंत्र आधारित समाज धीरे धीरे केंद्रीकृत साम्राज्य में परिवर्तित हुआ, जिसने बाद में दक्षिण भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। महावीर के उपदेश। महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य को अपने मुख्य सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने वेदों के कर्मकांड, जातिवाद और पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकार किया। अहिंसा को महावीर ने सर्वोच्च नैतिक मूल्य बताया, जिसमें किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की मनाही थी। सत्य पर बल दिया गया, जिससे अनुयायियों को केवल वही बोलने के लिए प्रेरित किया गया जो आवश्यक और कल्याणकारी हो। अपरिग्रह का अर्थ था सांसारिक वस्तुओं से मोह छोड़ना और भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। अस्तेय और ब्रह्मचर्य नैतिक अनुशासन और आत्मसंयम को प्रोत्साहित करते थे। महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें सत्य के बहुआयामी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। संलेखना, संयमपूर्वक मृत्यु ग्रहण करना, को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया। उनके उपदेश व्यापारियों और श्रमजीवी वर्ग को आकर्षित करते थे, क्योंकि वेदों के कर्मकांड से मुक्त जीवन की वकालत करते थे। जैन साधु अत्यंत कठोर तपस्या का पालन करते थे, जिससे समाज में नैतिकता और अहिंसा को बढ़ावा मिला। महावीर के उपदेशों ने जैन धर्म को एक अनुशासित, आत्मसंयम और अहिंसा पर आधारित आध्यात्मिक परंपरा बना दिया, जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व
प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है, जिसमें राज्य शासन, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली और सैन्य नीति का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में दंड नीति, कानून और न्याय प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक मजबूत राजा की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें गुप्तचर तंत्र, जासूसी प्रणाली को राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया गया। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, प्रजा एवं क्षेत्र, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना, मित्र, सहयोगी राज्य। कर प्रणाली में कृषि उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। व्यापार, सिंचाई और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। राजनीति में 4 कूटनीतिक उपाय बताए गए: साम, समझौता, दाम, प्रलोभन, भेद, विभाजन, दंड, दंडात्मक कार्रवाई। अर्थशास्त्र प्रशासन, युद्ध नीति और आर्थिक योजना का विस्तृत विश्लेषण करता है, जिससे मौर्यकालीन शासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाया गया था। यह ग्रंथ आज भी नीति और प्रबंधन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। सातवाहनों के अंतर्गत दक्कन की सामाजिक संरचना। सातवाहन वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्कन की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय थी, जिसमें वैदिक परंपरा, स्थानीय रीति रिवाज और व्यापारिक गतिविधियां शामिल थीं। वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत की तुलना में अधिक लचीली थी। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण या क्षत्रिय मानते थे और वेदों का संरक्षण करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन देते थे। समाज में व्यापारी, कारीगर, किसान और वनवासी जनजातियां शामिल थीं। गहपति, भूमि स्वामी, कृषि व्यवस्था के प्रमुख थे, जबकि श्रेणियां, व्यापारी संघ, व्यापार और शिल्पकला को नियंत्रित करते थे। अंध्र क्षेत्र के व्यापारी, सेठी और वणिज अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। सातवाहन राजाओं की प्रतिलोम विवाह परंपरा, जिसमें वे गैर क्षत्रिय परिवारों में विवाह करते थे, सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। इस युग में बौद्ध विहारों को संरक्षण मिला, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बना। कुल मिलाकर सातवाहन काल की सामाजिक संरचना व्यापार, कृषि और धर्म के संगम का परिणाम थी, जिसने दक्कन में एक समृद्ध संस्कृति को जन्म दिया। प्रारंभिक ऐतिहासिक प्रायद्वीपीय भारत में स्थानीय व्यापार। प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत 3री शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईस्वी में स्थानीय व्यापार कृषि अधिशेष, शिल्प उत्पादन और शहरीकरण पर आधारित था। मौर्य, सातवाहन और चेर पांड्यचोल शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में मदुरै, कांचीपुरम, उज्जैन और अरिकामेडु शामिल थे। नदी मार्ग, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और सड़क मार्ग स्थानीय व्यापार को सुगम बनाते थे। मुख्य व्यापारिक वस्तुएं कृषि उत्पाद, मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर थे। श्रेणियां, व्यापारी संघ व्यापार को नियंत्रित करते थे, जिससे गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाता था। स्थानीय व्यापार में गाड़ियों और पशुओं द्वारा माल ढुलाई की जाती थी। कारीगर, लोहार, कुम्हार, बुनकर और बड़ी स्थानीय बाजारों के माध्यम से अपनी वस्तुएं बेचते थे। बंदरगाहों जैसे पुहार, मुजिरिस और कोरकई से व्यापारिक माल निर्यात होता था, जिससे स्थानीय व्यापार वैश्विक बाजार से जुड़ता था। बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, क्योंकि व्यापारी धार्मिक स्थलों को दान देकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। स्थानीय व्यापार प्रणाली ने आर्थिक स्थिरता, नगरीकरण और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण योगदान